वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। वैसे तो ये पार्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें हम बायो शुरू करने से पहले जो हमें पता होना चाहिए वो देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा जैव प्रक्रम चैप्टर शुरू होने वाला है तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे ये मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको बहुत सारी चीज़ें इनमें से पता होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एवरेज कैटेगरी से थोड़ा नीचे, जिनको कुछ नहीं पता होता है, वो थोड़ा बहुत रटे और पास हो गए, ठीक है। तो उनको लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट टाइप के हैं उनको लगभग इसमें बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन पैदा होने वाला है, ठीक। देखते हैं उनको इनमें कितनी सारी चीज़ें पता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा साइंस हमारी 3 भागों में बटी थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा शुरुआत हो रही है बायो, ठीक है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में किसका हम अध्ययन करते हैं? जीवितों के बारे में। जितनी भी जीवित चीजें हैं, जीवित चीजें कौन कौन सी हैं? जंतु और पादप। नॉर्मली आप सब जानते हो, जंतु और पेड़ पौधे। पादप मतलब पेड़ पौधे, ये हमारी जीवितों में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, प्लांट के अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया, जैसे RH व्हिटेकर हैं, उन्होंने 5 भागों में जितनी भी जीवित हैं उनको 5 भागों में बांटा गया था। हालांकि फिर 6 भागों में 6 जगत पद्धति भी आई थी, जिनको हम फिर कभी देखेंगे, ठीक। नॉर्मली हमारा क्या है, 2 भागों में ये बटी होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का क्या मतलब होता है? जंतु विज्ञान में सिर्फ जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे मतलब पादप। साइंस के टर्म के कुछ वर्ड होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों को पादप बोलते हैं, ठीक। जितने भी हमारे जीव होते हैं उनको जीवधारी वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। तो जीवधारी का मतलब क्या होते हैं? जितने भी जीव होते हैं उसमें जंतु पादप दोनों आ जाते हैं। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये 2 भाग हैं। अब देखो, जो हमारे साइंस के पिता हैं वो कौन है? अरस्तु। इसके अलावा जीव विज्ञान के अगर पिता की बात करें तो वो भी अरस्तु हैं। इसके अलावा जंतु विज्ञान की बात करें तो उसके पिता भी अरस्तु हैं। अरस्तु को ऐसे ही नहीं महान साइंटिस्ट बोल दिया जाता है। दरअसल इन्होंने जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और विज्ञान इन सब की शुरुआत की थी, तो इनके पिता भी बोले जाते हैं ये, ठीक। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता बोले जाते हैं। इन्होंने कुछ 500 पौधों के बारे में ब्यौरा दिया था, तब से ये वनस्पति विज्ञान के पिता माने जाते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो या तो जीवों का अध्ययन करते हैं या सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं या सजीव होते हैं उनकी कुछ लक्षण होते हैं, जो लक्षण हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज हमारी जीव विज्ञान में आएगी और ये चीज हमारी जीव विज्ञान से बाहर है, ठीक है। तो ये लक्षण में कुछ, इनमें से बहुत सारे लक्षण आप जानते हैं, ठीक है। तो इनको ज़्यादा हल्का हल्का लेते चलेंगे, कुछ जो डीपली लक्षण उनको डिटेल में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जितने भी जीव होते हैं उनका एक खुद का जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल। एक जैसे बाल्यावस्था, इसके अलावा फिर जवानी, बुढ़ापा, फिर डेथ हो जाती है, तो ये क्या हो गया? जीवन चक्र हो गया, ठीक। हर जीव की जीवन चक्र पाया जाता है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों। इसके अलावा पोषण, जो कि हमारा चैप्टर आने वाला है। तो पोषण में क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। पोषक तत्वों का प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसके बाद श्वसन, सभी जीव सांस लेते हैं नॉर्मली, ठीक। जैसे हम भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं वो भी, ठीक। इसके अलावा परिवहन में क्या होता है? हमारे शरीर में नसों का एक जाल बना हुआ है जिसमें हमारा ब्लड चलता है, ठीक है। 2 तरल ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर में, रुधिर और लसिका। इसके अलावा पौधों में भी जाइलम फ्लोएम होते हैं जिनमें जल और फूड, भोजन का परिवहन होता है। इसके अलावा उत्सर्जन मतलब हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। तो ये हमारे चैप्टर 6 के ही टॉपिक हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इन चारों टॉपिकों को हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे प्रजनन क्या होता है? जनन करना, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना, ठीक है। तो हर सजीव क्या करता है? अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा संवेदनशीलता और
अनुकूलन। बाहरी जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसके प्रति हर जीव में संवेदनशीलता होती है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की क्षमता भी होती है, जिसको हम अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहने के अनुकूल हो गए हैं, तो उनमें क्या अनुकूलन की क्षमता आ गई है। इसके अलावा कोशिकीय संगठन, ये हमारा मेन चीज है। जो भी जितने भी जीव हैं उनकी जो संरचना है वो कोशिका से बनी हुई है। ठीक है, हालांकि कोशिका भी कई टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, पूर्व केंद्रीय और सुकेंद्रीय। तो कोशिका क्या होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, इस तरह की एक संरचना पढ़ी होगी जो कोशिका होती थी। ठीक, ये कोशिका होती थी। इसके अलावा यहाँ पर डीएनए वगैरह होता था। ठीक, यहाँ पर वैक्यूल वगैरह होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते थे, क्लोरोप्लास्ट होते थे, गोल्जी बॉडी होती थी। ठीक, इसके अलावा जीव द्रव्य होता था इसमें, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स होते थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती थी। ठीक, इसके अंदर क्रोमेटिन होता था, डीएनए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये दरअसल क्या होती है, ये जीवों के शरीर की इकाई होती है, इसी से हमारा पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है। अब तो हर जीवों का जो कोशिका का जो शरीर का संगठन होता है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना कैसे होता है, वैसे तो हमारी जो शरीर की जो कोशिका हैं लगभग 30 लाख करोड़ के करीब सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर को बनाने में मदद करती हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो लगभग 200 प्रकार की सेल्स हमारी बॉडी को बनाने में मदद करती हैं। और अगर सबसे लंबी सेल्स की बात करें तो हमारी ही बॉडी में वो सबसे लंबी सेल्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारा चैप्टर 7 में हम पढ़ने वाले हैं उस कोशिका को। इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें वो होता है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा हमारी एक ही कोशिका होती है। वैसे तो कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अगर छोटा सा हिस्सा भी अगर यूँ करके करोगे तो हजारों कोशिकाएं इसमें झड़ गई होंगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कुछ कोशिकाएं जो बड़े लेवल की होती हैं, जैसे अंडा, अंडे के अंदर आप देखोगे पीला पीला भाग निकलता है, वो ये केंद्रक ही होता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो अंडे का पीला पीला भाग होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब उसमें दिखता नहीं है, वो लिक्विड जो होता है व्हाइट कलर का उसी में सब मिक्स हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो हमारी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। तो ये थी कोशिका के बारे में जानकारी जो हमारे शरीर को बनाने में भाग लेती है। अब ये हमारे शरीर को बनाती कैसे है, ठीक है, ये जो कोशिका है ये हमारे शरीर को कैसे कैसे बनाती है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की तरह लेते चलेंगे। जैसे एक सिटी होता है, ठीक, हमारी जो बॉडी है वो किसी शहर से कम नहीं होती। जैसे एक बड़ा शहर होता है सेम वैसे ही हमारी बॉडी होती है। अब आप कहोगे ये बॉडी और शहर इसमें आपस में क्या रिलेशन है, ये कैसे एक जैसे की तरह हो जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से कोशिका एक जैसी कोशिकाएं मिल के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, टिश्यू, एक जैसी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं। जैसे एक तरह की कोशिका ये एक तरह का ऊतक हो गया, आँख का ब्लैक पॉइंट है एक तरह का कोशिका का एक समूह हो गया। ठीक है, या एक तरह का ऊतक हो गया। ठीक, व्हाइट पॉइंट है वो एक तरह का ऊतक हो गया। तो एक जैसी कोशिकाओं को जो समूह होता है वो एक तरह का खास टिश्यू या ऊतक हो जाता है। अब ऊतक मिल के क्या बनाते हैं आपस में, कई सारे ऊतक मिलके आपस में बनाते हैं अंग। ठीक, और अंग आपस में मिल के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम क्या क्या अंग तंत्र पढ़ेंगे, पहले अंग तंत्र को समझ लेते हैं। क्या होता है, जब कई सारे अंग आपस में मिल जाएं और वो एक काम को करने लगें तो वो क्या बनलाता है, हमारा अंग तंत्र कहलाता है। जैसे पाचन तंत्र, जिस भी वर्ड के एंड में तंत्र लग जाए वो हमारा क्या होता है, वो किसी एक काम को, उसमें बहुत सारे अंग होंगे और वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करता होगा। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हो गए, तो मुख गुहा, ग्रसनी ग्रासनली, ठीक है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं। ठीक है, तंत्र जो वर्ड लग रहा है उसी से बहुत कुछ पता पड़ जाता है। इसके अलावा परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड पूरा चलता है वो हमारा परिवहन तंत्र से संबंधित है। उसमें ब्लड आ गया, इसके अलावा हृदय आ गया,
नसें आ गई, धमनी शिराएं आ गई, तो वो हमारा परिवहन तंत्र में आ गया। उत्सर्जन तंत्र देखेंगे तो उत्सर्जन में क्या होगा, हमारी किडनी आ जाएंगी, नेफ्रॉन्स वगैरह हैं, इसके अलावा उत्सर्जी नलिका हैं, तो ये सारी हमारी उत्सर्जी अंग, ये सब मिलके हमारा उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। ठीक, तो ये जो तंत्र होता है अपने आप में बहुत कुछ होता है। अब कई सारे अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, हमारा शरीर बनाते हैं, पूरी बॉडी, इसमें बहुत सारे तंत्र हैं। ठीक, अब शहर की भी संरचना कुछ ऐसे ही बनती है। शहर की संरचना ऐसे कैसे बनती है, तो देखो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, घर, या घर से भी पहले अगर देखोगे ईंट से शुरुआत होती है। जिस तरह से बॉडी की इकाई क्या है, इकाई का मतलब होता है यूनिट, जिस चीज से मिल के पूरी चीज बनती है तो वो उसकी इकाई कहलाती है। तो हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, कोशिकाओं से। वैसे दिखती नहीं है हमारी बॉडी कोशिकाएं, एक ये पूरा हमें इसमें इतने से ही हिस्से में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से ईंट मिल के क्या बनाती हैं, दीवार बनाती हैं। ठीक, और दीवार आपस में मिल के क्या बनाएंगी, दीवार मिल के आपस में बनाएंगे मोटा मोटा कमरा कह सकते हो। ठीक है, ईंट मिल के दीवार बना रही है और दीवार मिल के कमरा बना रहा है, और कमरा मिल के क्या बनेगा, घर बनेगा। ठीक, एक घर में कई सारे कमरे होते हैं और घर मिल के क्या बनाते हैं, शहर। ठीक, तो ये भी संरचना प्रकृति ने ऐसी बनाई है जैसे हमारा शरीर की होती है। अब देखो ये सिर्फ यही इसी में समानता नहीं है, इनके वर्डों में भी समानता है। सा सा रा रा, ठीक है, शुरुआत और आखिरी एक जैसे हो रहे हैं, तो वर्डों में भी समानता है और इनके बनने के प्रोसेस में भी समानता है। अब सिर्फ इतना ही समानता नहीं है कि एक तुकबंदी फिट होगी, इनके अंदर होने वाले कामों में भी समानता है। वो कैसे, एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक शहर में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो शहरों में पाइपलाइन बिछी होती हैं, पानी की, इसके अलावा गैस की, ये पाइपलाइन होती हैं बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि हमने किससे तुलना करी है, बड़े शहर से करी है। तो पाइपलाइन वैसी ही हमारे बॉडी में होती हैं, और उन पाइपलाइनों में क्या होता है, हमारा रुधिर चलता है, रुधिर लसका, ठीक है, नसों में खून चलता है, तो इस तरह की पाइपलाइन की व्यवस्था होती है। ठीक, पाइपलाइन ये हमारे शहर में भी होती हैं और हमारी बॉडी में भी होती हैं, ठीक है, नसों के रूप में। इसके अलावा शहर में क्या होता है, शहर का पेट भरने के लिए खाने की जरूरत होती है। ठीक, हमारे शरीर को भी पोषण की जरूरत होती है, ठीक है, तो पोषण। इसके अलावा शहर से गंदा जो कूड़ा होता है उसको उठा के शहर से बाहर फेंक के आया जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हर समय उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं जिनको हम शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, जैसे टॉयलेट में यूरिया को निकालते रहते हैं, इसके अलावा सुबह पोटी करने जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा पसीने को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक, तो ये शहर भी निकालता है अपने से बाहर गंदी चीज़ों को, नगर पालिका के कर्मचारी उनको बसों भर के शहर से बाहर फेंक के आते हैं, इसी तरह से हम भी अपनी बॉडी से उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन, ये शहर और हम दोनों में समानता होती है। इसके अलावा शहर को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पावर प्लांट से बन के एनर्जी आती है, बड़े शहरों में तो खुद के पावर प्लांट भी लगे होते हैं। ठीक, तो इस तरह से उन्हें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी को भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमारी एनर्जी कौन सी बनती है, श्वसन के फलस्वरूप बनती है। श्वसन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, और उस समय जो भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब क्या होती है, ऊर्जा से हो रहा है। तो शहर में भी तो ऊर्जा आती है, तारों में बिजली के रूप में आती है। ठीक, और देखो वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा और हमारे नर्वस सिस्टम में जो बनने वाली ऊर्जा है वो सेम होती है। हम जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो एनर्जी है जिससे करंट चलता है, जिसमें उसको हम नाप सकते हैं, बैटरी बहुत कम उसका मिली एम्पियर में आता है, माइनस में आता है। ठीक, तो इस तरह से हम उसको भी नाप सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी तो हमारी बनती है एक्स्ट्रा में एटीपी के रूप में, श्वसन के दौरान 38 एटीपी। तो इस तरह से ये हमारे शहर में और हमारी बॉडी में समानता है जो दोनों में होती हैं। ठीक है, तो ये एक संरचना है कि कैसे एक शरीर बना होता है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ डिटेल में, क्योंकि इसको हमें डिटेल में ही करने की जरूरत थी, क्योंकि ये एक तरह से साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता हमें कि बॉडी कैसे बनी होती है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में, तो लगभग 4-5 साल हो गए, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें मैं कई तरह के बच्चे देखता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाई स्कूल में नए नए एडमिशन होते हैं, पूरी साल पढ़ जाते हैं, और उनके एंड में ये पता नहीं होता
कि सेल्स कहाँ मिलती है। उनसे पूछो कि आपकी बॉडी में, कि नहीं हमारी बॉडी में तो मांस से मिलकर बना होता है। उनको यही पता नहीं होता कि सेल्स बॉडी में भी है हमारे, ठीक है, ये सब सेल्स ही हैं। बहुत बेसिक कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इतना बेसिक तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए। अच्छा इतना भी कि अगर बेसिक पता होता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं तो पढ़ने का मज़ा अलग होता है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको नोट्स पकड़ा दो और वो नोट्स पूरे दिन में रट के फेंक देंगे और आराम से पेपर दे आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नोट्स और समझाना दोनों चीज़ों को रखता हूँ, ठीक है। कुछ क्योंकि बचपन से हैबिट पड़ी आ रही है रटने की, तो उनको रटना ही अच्छा लगता है। पर मेरा मानना है कि चीज़ों को समझो, समझने के बाद उनको फिर लिखो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो याद करने का झंझट नहीं रहेगा। मैंने कभी नोट्स वगैरह नहीं बनाए, मैं हमेशा चीज़ों को समझता था और इसी उस पर मैंने अपना हाई स्कूल भी टॉप किया, इंटर भी टॉप किया, ग्रेजुएशन भी टॉप किया, ठीक। तो चीज़ों को समझने की हैबिट डालो, उससे चीज़ें अच्छी लगती हैं, पढ़ने में भी मन करता है। तो कोशिकीय संगठन हो गया। नेक्स्ट है हमारा उपापचय। उपापचय क्या होता है? ये दरअसल जैविक क्रिया में आता है। वो कौन कौन सी होती हैं? उपापचय दो चीज़ों से मिलकर बना होता है उपापचय, ठीक। ये ऊपर की जो भी चीज़ें वो सब लगभग आपको सब पता है, ये कुछ चीज़ें जो आपको डिटेल में समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। उपापचय क्या होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, उपचय और अपचय। अब देखो एक मोटा मोटा ट्रिक के रूप में अगर देखोगे, उपचय, उपचय मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, उप माने ऊपर की ओर बढ़ना, ठीक है। इसमें क्या होती हैं? चीजें बनती हैं, ठीक है, नई चीजें बनती हैं। और अपचय, अपचय में क्या होती हैं? चीजें टूटती हैं। तो हमारे शरीर में दोनों चीजें होती हैं। आप देखो श्वसन होता है, तो श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है और उससे हमारा क्या होता है? CO2H2 और ATP वगैरह बनते हैं। तो ग्लूकोज का टूटना वो क्या हो गया? हमारा अपचय क्रिया होगी। इसके अलावा पौधों में अगर देखोगे तो उनमें खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें खाना बनता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट, इस सब की उपस्थिति से खाना बनता है। तो खाना बनना क्या हो गया? उपचय, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया? जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एक उपचय क्रिया में आता है, ठीक है। वहाँ ये टर्म्स आएंगे तो आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए पहले से ही समझ के चलते हैं। तो उपापचय जैविक क्रियाएं हो गई, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, उपचय और अपचय। उपचय में चीजें बनती हैं और अपचय में चीजों में टूटती हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें उपापचय क्रियाएं नहीं होती, जैसे वायरस, ठीक, उसको हम अभी देखेंगे, थोड़ी एंड में देखेंगे, ठीक है। वायरस में उपापचय एंजाइम ही नहीं पाए जाते, इसलिए उनके अंदर उपचय अपचय क्रियाएं नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट चीज, वृद्धि। आप कहोगे इसमें क्या डिटेल है? तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि सजीवों का लक्षण होता है वृद्धि, ठीक, तो आपको यह हमें आता है, ठीक है, नॉर्मली आपको आता है। लेकिन कौन सी वृद्धि? एक लकड़ी है, लकड़ी के अगर टुकड़े को पानी में अगर डालोगे तो ये फूल के मोटी हो जाएगी। तो इसमें भी तो वृद्धि हो रही है। लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी में डाल दोगे तो लकड़ी फूल के बड़ी हो जाएगी, तो ये इसमें वृद्धि हुई। तो क्या हम इसको सजीव बोलेंगे? ये हमारा सजीव में नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों कि इसकी वृद्धि हो रही है, ये सजीव में नहीं आ रहा है, और हमारे शरीर का आकार बढ़ रहा है तो हम सजीवों में आ रहे हैं, ये तो भेदभाव हो गया। तो देखो, इसके अलावा रेत के टीले देखे होंगे, वहाँ रेत इकट्ठा होता रहता है, रेत का टीला बड़ा हो जाता है, ठीक, वो उसमें भी तो वृद्धि हो रही है। तो वो हमारा सजीवों का लक्षण में क्यों नहीं आ रहा है? रेत का टीला फिर सजीव क्यों नहीं हो जाता है? तो अंतर होता है सजीव, ये जो वृद्धि होती है इसमें अंतर होता है। हमारे अंदर जो वृद्धि हो रही है उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना है, जो हमने पढ़ी है कोशिका, ठीक, देखो जो हमने पढ़ी है कोशिका, हमारे अंदर क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिससे हमारी वृद्धि हो रही है। और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जैसे पानी है, पानी में लकड़ी का फूलना है, या लकड़ी की जो सेल्स हैं, लकड़ी की जो अंदर जो कोशिका हैं, उनकी संख्या में नहीं बढ़ा, बल्कि उनके अंदर पानी भरने की वजह से या उनके बीच में पानी भरने की वजह से उसके आकार में वृद्धि हुई है। तो दोनों की वृद्धि का कारण अलग अलग है।
यहाँ हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है, यहाँ कोशिकाओं की संख्या सेम है। ठीक, तो इसके अलावा रेत के टीलों में क्या हो रहा है, रेत के कण बाहर से आ रहे हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है, कोशिकाओं से ही कोशिका बनती है। ठीक, तो कोशिकाओं से जब कोशिका बनती है तब वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो सजीवों का लक्षण है। तो ये क्लियर हो गया कि वृद्धि भी कौन सी होनी चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना। ठीक, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, वो हमारी वृद्धि है। इसके अलावा गति, ये चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा जीव चल रही है, ये सब क्या गति में आ रहा है। ठीक, अब एक हो गई सिंपल है, आती हैं। तो पौधों में कहाँ गति हो रही है, वो भी तो हमारे सजीव होते हैं। पौधे हमारे एक जगह रुके रहते हैं, उनमें गति नहीं हो रही है, वो सजीवों में क्यों आ रहे हैं, फिर उनमें भी गति पाई जाती है। अब उनकी गति कहाँ दिखती है, उनकी गति हमें नहीं दिखती, क्योंकि उनकी गति कहाँ होती है, नॉर्मली जड़ों में। जैसे पौधा होता है तो उसकी जड़ें लगातार बड़ी होती रहती हैं, तो जड़ों की भी तो गति होगी। इसके अलावा इसके तने होते हैं, ये लगातार लंबे होते रहते हैं, एक तरफ गति करते हैं। इसके अलावा कुछ फूल वगैरह देखे होंगे, वो सूरज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी तरफ मुड़ते हैं, तो ये सब क्या है, गति है। इसके अलावा छुई देखा होगा, उंगली टच करते ही वो सिकुड़ जाती है, उसकी पत्तियां, वो क्या है, वो भी तो गतियां हैं। तो पौधों की जड़ें, अगर आप देखोगे पौधे को इस तरह से लिटा दो तो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी की खोज में खुद ब खुद नीचे चली जाएंगी। अगर पानी ऊपर मिलेगा उसको तो वो जड़ें ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो उसकी जड़ें अपने आप पानी की खोज में पानी की तरफ जाती हैं। तो पौधों में भी गति पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनमें गति नहीं होती। तो ये थे हमारे सजीवों के लक्षण। अब निर्जीवों में क्या होता है, क्या खासियत होती है, तो जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते वो हमारे निर्जीव में आते हैं। पर क्या कोई ऐसा भी है जो हमारा सजीव भी हो, सजीव का मतलब जीवित, जो हमारे जीवित भी हो और अजीवित भी हो। अजीवित मतलब जिसमें जान ना हो। तो देखो इसके अंतर्गत एक चीज आती है जिसको हम नाम देते हैं वायरस। ये क्या होता है, वायरस एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मोटा मोटा तौर पर ये हमारी, दरअसल एक तरह से कुछ साइंटिस्ट इसको कोशिका मानने से भी इनकार करते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो प्रोटीन जो इसका खोल होता है, ठीक, इनको हम आगे पढ़ लेंगे, प्रोटीन वगैरह क्या होती है नॉर्मल आप जानते होंगे। इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए या आरएनए में से कोई एक पाया जाता है। और कभी कभी तो इनमें डीएनए का भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। ठीक है ना, इस तरह के वो देखे जाते हैं जो कि सजीवों में नहीं होते हैं। तो ये जो हमारा वायरस है ये जीवित और अजीवित दोनों के बीच की कड़ी है। ना तो हम इसको जीवित कह सकते पूरी तरह से, ना इसको पूरी तरह से अजीवित कह सकते। अब इसकी वजह क्या है, ऐसे इसकी क्या खासियतें हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमने देखा कोशिका में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो वायरस की निर्जीव के लक्षण नॉर्मली क्या है, एक तो ये है कि ये हजारों साल तक जमीन पर पड़ा रहेगा। इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती कि हाँ ये इतने साल में ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी बाल्यावस्था, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पड़ा है, हजारों साल तक पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये किसी सजीव के संपर्क में आएगा तो ये सजीवों की तरह व्यवहार करने लगेगा। फिर ये अपनी जैसे वायरस की कॉपी भी बनवाएगा हमारे सेल्स के थ्रू। ठीक, इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि ये सजीव हो। तो इस तरह से ये हमारा जो वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में रखा गया है। ठीक, वैसे जो वायरस होते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोरोना वायरस, जो कोरोना चला है, ये भी क्या है, एक वायरस ही होता है, कोरोना का वायरस। ठीक, हालांकि ये कोई नया नहीं है कोरोना वायरस। जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था राइनो वायरस, कोरोना वायरस, ये दोनों ही क्या है, जुकाम के वायरस होते हैं। राइनो वायरस थोड़ा कम ताकतवर कैटेगरी के होते हैं और कोरोना वाले थोड़ा हार्ड कैटेगरी के होते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चले आ रही हैं। वायरस की दो कैटेगरी है, जुकाम के वायरस की। ठीक, तो वायरस क्या करता है, दूसरी सेल्स पर अटैक करके उससे अपनी सेल बनवाता है। ठीक है, नॉर्मली वायरस की जो उम्र है या इसको नई सेल्स बनाने की जो स्पीड है, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, नॉर्मली 20 मिनट के आसपास इसका वो होता है, 20 मिनट में ये एक सेल से दो सेल अपनी बना लेगा। ठीक, अच्छा मेरे क्वेश्चन है, देखते हैं आप सॉल्व करवाते हुए नहीं। उसका
पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कप है, ठीक है। इस कप में मैंने एक वायरस रखा है, ठीक, या मान लो एक सेल रखी है, ठीक। अब ये सेल 1 मिनट में 1 मिनट में 1 से 2 हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट में 2 सेल हो जाती हैं। ये तो पता आपको पढ़ ही चुका होगा, आप 10th में आ गए कि सेल से डिवीजन होके फर्दर सेल्स बनती हैं, ठीक है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बढ़ती हैं, 2 से फिर 4, ठीक है। तो एक कोशिका से 2 कोशिका में, चलो इसको इस तरह से समझाएं तो ठीक रहेगा। देखो एक कोशिका होती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगती है, ठीक है। अब ये फिर से अलग अलग कोशिकाएं, ये आपस में फिर से बढ़ती हैं, ठीक, और फिर से दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। कोशिका का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे ये कोशिका है, ये बड़ी होगी, टूट के 2 भागों में बट गई, ठीक है। अब ये कोशिका नहीं रही, ये दोनों कोशिकाओं में बट गई, ठीक है ना। जैसे ये पहले कोशिका होती है, ये फिर बड़ी होगी, ठीक, इस तरह से, फिर ये बीच में और दबेगी और फिर ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक। तो 2 कोशिका बन गई एक कोशिका से, और इस कोशिका का खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? तो देखिए एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बंटने में 1 मिनट का टाइम ले रही है, तो इसको एक कोशिका से आधा कप भरने में 30 मिनट लगते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको पूरा कप भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, जल्दी सोच के बताइए। देखो अगर आपका जवाब 60 मिनट है तो ये गलत है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर होगा वो 60 मिनट ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मोटा मोटा सोचते हैं कि 30 मिनट में आधा कप भरा है तो पूरा कप भरने में 60 मिनट लग जाएगा, लेकिन गलत है ये। अब गलत कैसे है? तो देखो एक कोशिका 1 मिनट में क्या हो जाती है? 2 भागों में बढ़ जाएगी। अब मान लो यहाँ पर आधा कप भरने में कितनी मिनट लगी? 30 मिनट लगी। अब इसमें से हर कोशिका अगली ही मिनट में, मतलब 1 मिनट तो उसको टाइम मिलेगा, तो हर कोशिका क्या होगी? अपने 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। हर कोशिका डबल हो जाएगी, ठीक है, टूट के 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो मान लो यहाँ 10,000 कोशिकाएं ये सब, तो 1 मिनट बाद 10,000 की कितनी हो जाएंगी? 20,000 हो जाएंगी, और उसमें हमारा ये पूरा कप भर जाएगा, ठीक। तो अगली ही सेकंड में सभी कोशिकाएं डिवाइड होंगी और अपने 2 टुकड़ों में टूट जाएंगी, मतलब डबल हो जाएंगी, और डबल हो जाएंगी तो क्या होगा? कब भर जाएगा? तो हमारा इसको भरने में लगेगा 31 मिनट, ठीक है। और 1 कप से 2 कप होने में कितना टाइम लगेगा? 32 मिनट, ठीक। और 2 से 4 कप होने में कितना लगेगा? 33 मिनट। तो इस स्पीड से ये हमारा जो अभी वायरस की जो स्पीड चल रही थी कि चाइना से यहाँ आया और यहाँ पर बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, वो क्या था? वो यही इसी प्रोसेस से बढ़ रहा था। इतनी स्पीड होती है इनका, ठीक। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग रहा होगा ये कितनी स्पीड से अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा था कि सजीव और निर्जीव के बीच में, क्या जंतु और वनस्पति विज्ञान के बीच में भी कोई जीव आता है? या जंतु और पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, तो जंतु और पेड़ पौधों के बीच का भी कोई ऐसा जीव है जो दोनों में आ रहा हो? ऐसा भी एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है युगलीना, ठीक। क्या नाम है उसका? युगलीना। ये कैसा होता है? तो देखिए युगलीना जो होता है ये नॉर्मली पेड़ पौधों की तरह अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधे की तरह इसमें हरित लवक होता है और उसकी मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से ये पादपों में शामिल हो गया। लेकिन अगर इसको कभी कभी खाना ना बनाना पड़े या इसको सूरज की रोशनी ना मिले और ये खाना नहीं बना पाता है, तो ये विसरण द्वारा तरल पदार्थों को जीवों की भांति अपने अंदर या उनको खाता है, ठीक है। जैसे जीव खाते हैं ना बाहरी पदार्थों को, इसी तरह से ये युगलीना भी हमारा बाहरी पदार्थों को खाता है विसरण द्वारा,
तो इसलिए क्या हो गया, ये जंतुओं की तरह भी अपना पोषण कर रहा है, पादपों की तरह भी कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको जंतु और पादप के बीच में रखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं, जो अगली वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो हमारा जैव प्रक्रम है इसको 4 भागों में बांटा गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इनके बारे में क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो पोषण से संबंधित आएगा, ठीक है। तो ये सब इसका रिवीजन करोगे, जरूरी है इनका कोई नोट्स बनाओ, ठीक है। जो आने वाली वीडियो होंगी उनमें आप उनको नोट्स बनाना है, इनको बस समझना है, ठीक है। थैंक यू।